वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आरएस एकेडमी एकेटिव। मैं सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स आरएस एकेडमी एकेटिव के प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का 11th लेक्चर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की भी कई बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है और ये 7 नंबर की प्रॉब्लम आती है। तो या तो आप वो प्रॉब्लम जो पूछता है या तो वो पूछता है पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम, ज्यादातर मोस्टली केस में पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर ही ज्यादातर प्रॉब्लम पूछता है 70% केस के लिए और 30% केस में आ जाती है प्रॉब्लम इसकी स्किन टैप वाली। तो हम दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कहता है फर्स्ट प्रॉब्लम में कहता है कि इन ए मटेरियल फॉर विच सिग्मा इज इक्वल टू 5 साइमन पर मीटर, यानी कि सिग्मा दे दिया। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, साइमन जो है कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन पर मीटर। सिग्मा जो है ये है कंडक्टिविटी। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये कंडक्टिविटी आपको दे दी उसने 5 साइमन पर मीटर है एंड एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दे दी इसने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 250 sin 10⁻10 t वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो न्यूटन पर कूलाम कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम या तो न्यूटन पर कूलाम कह सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है, एम कैसे में है, ये भी एम कैसे में है यूनिट। कहता है फाइंड कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट्स, करंट डेंसिटीज, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और कंडक्शन करंट डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और हमें पता है उसका किस तरीके से वो होती क्या है। फिर उसके बाद कहता है एट द फ्रीक्वेंसी एट विच बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पर वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, एक पेज मिला है, 2 पेज मिले हैं, एक पेज मिला है, एक पेज में हो जाएगा ये। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन क्या है जी, पहले सबसे पहले हम हमेशा गिवन देते हैं, लिखते हैं गिवन। तो गिवन है सिग्मा बराबर है 5 साइमन पर मीटर, एप्सिलॉन आर बराबर है 1 और ई बराबर है 250 साइन 10⁻10 इंटू टी। ये गिवन है, दिस इज द गिवन क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस कर लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को। तो मैं जानता हूं वी नो, बहुत आसान है, वी नो जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, और यदि मैं मोड़ लूं तो मोड़ आ जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो वेक्टर क्वांटिटी हट जाएगी। यानी कि मुझे तो इनके परिमाण लेना है, तो परिमाण के लिए जे बराबर सिग्मा ई, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से वेक्टर को, तो सीधे लिख लेता हूं जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और ये जे सी है कंडक्शन करंट डेंसिटी ओम्स लॉ से। दिस इज ओम्स लॉ, मैंने बताया था आपको पहले। चलिए तो मेरे पास आ जाएगा जे सी इज इक्वल टू सिग्मा कितना है जी 5 इंटू 250 साइन 10⁻10 टी। जे सी बराबर 0.5 12 और साइन 10⁻10 टी। चलिए जेसी निकल गया मेरा। दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, मैं कह सकता हूं दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी। एक पॉइंट तो गया हो मेरा,
यदि 7 नंबर की प्रॉब्लम आएगी तो 2 नंबर तो हो गए मेरे खरे। अब आगे चलिए। अब कहता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वो होगी ZD इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी, और डी वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं सीधे लिख रहा हूं बस। इक्वल टू होगी जेडी इक्वल टू होगी डेल डी अपॉन डेल टी, और डी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन ई। तो जेडी इक्वल टू, यदि मीडियम परजेंट है, क्योंकि उसने रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, इसका मतलब मीडियम परजेंट है, तो जेडी इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इसे मैं लिख सकता हूं जेडी इक्वल टू, एप्सिलॉन को लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, ठीक है जी। एप्सिलॉन को लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, और डेल ई अपॉन डेल टी को मैं कह दूंगा इसका डिफरेंशिएशन ई रहा मेरे पास, तो डी अपॉन डी टी, डी कह लो या डेल कह लो, एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन एक ही है, टाइम का फंक्शन है बस। इसको मैं कह दूंगा 250 साइन 10 की पावर 10 टी। ठीक है बच्चों, देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़े आराम से कर लिया मैंने। डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, कर दो डिफरेंशिएशन। तो जेडी इक्वल टू आएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जेडी यहीं तक सिमट जाएगा इसी पेज में। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, और ये आएगा 250 तो है ही यहाँ, डी अपॉन डी टी किसका, साइन 10 की पावर 10 का, तो साइन 10 की पावर 10 का डी अपॉन डी टी, कोस 10 की पावर 10 टी इंटू 10 की पावर 10, और ये 10 की पावर 10 यहां जाएगा। तो जेडी इक्वल टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 1, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैराड पर मीटर। वो वैल्यू देगा तुम्हें एप्सिलॉन नोट की, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू उसने दे रखी है, ये रही 1, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू वो वहां पेपर में देगा आपको, तो रख दो 250 और 10 की पावर 10 गुना 10 की पावर, पहले तो 250 रख दो, फिर 10 की पावर 10 रख दो, और फिर कोस 10 की पावर 10 टी रख दो। चलो, तो जेडी इक्वल टू, ये मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं 10 की पावर, अब देखिए यहां 10 की पावर 10 है, यहां 10 की पावर माइनस के 12 है, तो 10 की पावर माइनस के 2 बच गया यहां से, और एक इससे चला गया, तो 10 की पावर माइनस का 1 बच गया, और यदि मैं इसे 2.5 कह दूं तो सारा खेल खत्म भाई। अपॉन 10 था ना, यानी कि 10 की पावर माइनस के 1 क्या है 1/10, ठीक है, तो 1/10 को मैं यहां ले गया इसके नीचे, तो 2.5 कह सकता हूं इसको, और जो क्वेश्चन आंसर आएगा देख लेते हैं। ये कट गया इससे इससे, और यहां आ गया पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं, मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं आपके लिए कैलकुलेट करता हूं इसको आपके लिए, और ये आएगा मेरे पास आंसर ये रहा, ये आएगा मेरे पास आंसर, आंसर आएगा इसका 22.125 भाई, 8 दूनी 16, और ये भी मल्टीप्लाई होगा उसमें कुछ, तो 20 से ऊपर ही आएगा, 22.125 कोस ये डी भी निकल गया मेरा बड़ी आसानी के साथ भाई, मेरे पास जेसी आ गया और जेडी आ गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी देखनी है जिस पर ये दोनों सेम होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं अपने पास ही रख लेता हूँ जेब में, क्योंकि मुझे बार बार चाहिएगा कैलकुलेटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया,
चलिए अब मुझे वो फ्रीक्वेंसी देखनी है जिस पर ये जेसी और ये जेडी बराबर हो जाए। तो लेट, अब मैं कह सकता हूं लेट 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 एफ बी द फ्रीक्वेंसी एट विच, मैंने मान लिया कि एफ वो फ्रीक्वेंसी है एट विच जिस पर जेसी बराबर होगा जेडी, जिस पर जेसी बराबर होगा जेडी। चलिए जी, जेसी इजकल टू होगा जेडी के, और मोड कर दो इसका। क्यों कर रहे हो मोड? क्योंकि मैं परिमाण देख रहा हूं, डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। करंट तो चाहे इस डायरेक्शन में जा रही हो चाहे इस डायरेक्शन में, बराबर ही है। परिमाण देख रहा हूं, तो जेसी इजकल टू जेडी। मैं जेसी इजकल टू क्या जानता हूं, मैं यहां लिख देता हूं जेसी इजकल टू जेडी मोड। तो इसका मतलब है जेसी बराबर क्या था, सिग्मा ई। मेरे बच्चे ये रही जेसी और जेडी। यदि मैं जेडी को एक तरीके से लिखूं, ऐसे लिखूं मैं यहां, मैं यहां ऐसे लिखूं, मान लो मेरे पास जेडी जो था, जेडी बराबर था मेरे पास एप्सिलॉन डी अपॉन डी टी। ध्यान से देखते रहना किस अप्रोच से लिखता है वो। तो मैं जानता हूं, यदि मैं ई को कहूं ई बराबर है ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, सिंपल सी बात है। चलिए, तो डी अपॉन डी टी कितना होगा बच्चे? तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, ई जीरो और साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी और ओमेगा। और इसको मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा ई, क्योंकि ई जीरो बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। और यदि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का मैं मोड करूं तो वैल्यू सेम ही देता है। समझ रहे हैं? क्योंकि साइनसोइडल वेव फंक्शन और कोसाइनसोइडल वेव फंक्शन सेम होते हैं, इनके जो वाइब्रेशन है। तो मैं इसको कह सकता हूं, इसका मतलब डी अपॉन डी टी जो मुझे दे रहा है वो मुझे ओमेगा ई दे रहा है भाई। डी अपॉन डी टी जो मुझे दे रहा है वो मुझे ओमेगा ही देता है। एप्सिलॉन पहले से रखा है, तो इसका मतलब है जे डी बराबर आ जाएगा मेरे पास। ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, चैलेंज दे रहा हूं। ये तरीका समझाने का किसी का नहीं है, बहुत कम टीचर समझाएंगे ऐसा आपको, जो प्योर फिजिक्स पढ़ाते होंगे, जिन्हें पता होगा इस चीज के बारे में। तो जेडी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन तो पहले से ही रखा है मेरे बच्चे, और ओमेगा ई यहां रख दो। तो मैं कह सकता हूं ओमेगा एप्सिलॉन ई, ई से कट गई ई, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा सिग्मा बराबर ओमेगा एप्सिलॉन। नाउ मैं जानता हूं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जानते होंगे तो, पता है सबको, वेरी गुड। ओमेगा इक्वल टू है 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं कह सकता हूं ना ओमेगा बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा है कितना 5, बल्कि पहले एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट लिख लो। ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा, ओमेगा नहीं 2 पाई एफ, अब तो 2 पाई एफ होगा, इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ, या एफ बराबर 2 पाई की इधर गुणा हो जाएगी इसमें यहां आके, ये रहा, तो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 पाई, और इसे कह सकता हूं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो। तो मेरे पास एफ बराबर आ गई फ्रीक्वेंसी 5 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू
3.14 कह लो, कई बार मैं 3.16 लिख देता हूं जल्दबाजी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 3.14 होती है इसकी वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1। एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू होती है? 8 पॉइंट, ये मुझे तो याद है और आपको मिलेगी एग्जाम में वहां पेपर में, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। देखो भाई, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं एफ बराबर कितने हर्ट्ज आएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 10 की पावर माइनस के 12 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 12 हो जाएगा। तो मैं इसे कह सकता हूं एक तरीके से 5 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन, ये आ जाएगा 3.14 की इसमें गुणा कर लो, 8 2.6 इंटू 8.85। हाँ, तो ये लगभग लगभग आएगा मेरे पास, कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ फटाफट से। 8 इंटू 8.85, 55.57, चलो जी भाग कर देते 5, हाँ, ये आया 0.899, 0.899। मैं कह सकता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट, बल्कि यहीं लिख लेता हूँ मैं इसको, बाद में लिखूंगा आंसर। 0.8997 इंटू 10 की पावर 12। जरा देखो बच्चों, यही आ रहा है मेरा आंसर, मैच कर लेना, कोई बात नहीं, ये आंसर आएगा। और 10 की पावर 12 है, तो इसको हटा करके मैं इसको यहां ले आऊंगा दशमलव को, तो मेरे पास आंसर आएगा 10 की पावर, 10 की फॉर्म में लाना है मुझे आंसर, 10 की फॉर्म में आ जाएगा मेरा आंसर। मेरा आंसर आएगा, और ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट, ये है 0 पॉइंट भाई, ये रहा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसे पॉइंट को हटा लूं और इसे कह लूं 8.99, तो फ्रीक्वेंसी होगी 8.99 गुणा 10 की पावर 10 हर्ट्ज। इतना करना है आपको इस प्रॉब्लम में, यहां तक आता है आंसर इसका, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है साहब। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों सेम होगी। चलिए कैलकुलेटर को वापस कर देता हूं, ठीक है, ये था इसका आंसर यहां तक। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए, इस तरीके से कर करके देखना, कोशिश करना आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलिए, कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए एट द सरफेस ऑफ द सन, सन की सरफेस पर पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। गिवन द रेडिएटेड बाय, गिवन द पावर रेडिएटेड बाय सन इज, पावर दे दी पी, पावर इतने वाट, एंड रेडियस ऑफ द सन, सन की रेडियस दे दी। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रॉब्लम है। कहता है गिवन, गिवन में क्या है जी, गिवन, गिवन में दिया है पावर p इक्वल टू 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 26, और रेडियस दी है r इक्वल टू 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर, और ये है वाट में। चलिए, मैं जानता हूं, अब मेरे से पूछा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर मैं जानता हूं क्या होता है। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर को तो मैं जानता हूं भैया क्या होता है, आपको भी पता है। एस इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एरिया
यानी कि P का मतलब है पावर अपॉन एरिया, पॉइंटिंग वेक्टर। और पावर क्या होती है? पावर होती है एनर्जी। एक्चुअली में पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है वो कहानी असली, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इतना याद रखना आपको, पॉइंटिंग वेक्टर इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इतना याद रखना है आपको, इसकी आप डायमेंशन बना सकते हैं, इसका आप मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक मैंने लिख दिया। मैं जानता हूं एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, दिस इज पावर। ये पावर है जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है। तो ये पावर अपॉन एरिया है, पॉइंटिंग वेक्टर। अब पावर मुझे दे रखी है, एरिया तो नहीं दिया भैया, लेकिन रेडियस दे रखी है। तो मैं यदि स्पेरिकल मान लूं सन को, तो उसका एरिया मुझे पता लग जाएगा। तो एस इक्वल टू पावर कितनी है 3.8, या फॉर्मूला लिख लेता हूं एक बार पहले, पी अपॉन एरिया, एरिया है 4πr²। तो एस इक्वल टू आएगा मेरे पास, पी कितनी है जी 3.8 इंटू 10⁻26 सॉरी, और वाट 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 7 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो एस इक्वल टू ये है 3.8 इंटू 10⁻26 अपॉन, ये आएगा मेरे पास 4 इंटू 3.14 इंटू 49 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन कर लो इसका। एस बराबर, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, 10 की पावर का तो अलग कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर का तो कर लेता हूं अलग कैलकुलेट। 10 की पावर का तो मैं अलग कैलकुलेट कर लेता हूं। 10 की पावर तो यानी कि ऊपर जाएगी तो 10, 3.8 यानी कि 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 इक्वल टू 3.14, 12। इन दोनों गुणा कर ली तो यह तो आया मेरा 12.56 गुणा 49 गुणा 49, 615.44 और 3.8 को डिवाइड करना है इससे, 3.8 भाग 615.44, 615.44 आ गया 0.006174174 ठीक है। और 10 की पावर आएगा हमारे पास, 10 की पावर ऊपर आ जाएगा 12, तो फिर 12 में 10 आ जाएगा, 10 की पावर, 10 की जगह में बल्कि 80 कैलकुलेट कर लेंगे हम। चलिए, तो ये 10 की पावर 16 और ये ऊपर जाएगा माइनस की 16, तो 10 की पावर 10 रह जाएगा। ठीक है, एस बराबर 3.8 अपॉन, इसका पहले हम मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने, ये आया था मेरे पास 4 इंटू 3.14 तो 12.56 इंटू 49 इंटू 10 की पावर 10 और यूनिट आएगी वाट पर मीटर स्क्वायर।
ये आ गई। अब S इज इक्वल टू, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 12.56 इंटू, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं एक बार, 49, चूंकि किताब वाला है कुछ और आंसर था, 615.44, और भाग कर दो 3.8 को, 3.8 भाग 615.44, तो आ जाएगा 0.00617 4 इंटू 10⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो S बराबर आ गया मेरे पास 1 2 3, तीनों स्थानों पर दशमलव खिसका लो, तो 6.17 इंटू 10⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, इस तरीके से वेरी इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। पॉइंटिंग वेक्टर में जानता हूं S बराबर पावर अपॉन एरिया होता है, तो इसे मैं यहां से कर देता हूं रफ, और इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो जी स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है हमें, जरा इसको मैं इधर रख देता हूं साइड में। अब हमें कहता है ये अर्थ रिसीव्स सोलर एनर्जी, अर्थ रिसीव्स सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। कितने पेज दिए हैं? अरे पेज कम है इसमें पेज कम पड़ेंगे। अर्थ रिसीव्स सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर दे रखा है भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। क्या है ये? पॉइंटिंग वेक्टर है भाई, आपको पता होना चाहिए। ये है पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि मुझे पॉइंटिंग वेक्टर दे दिया सीधे सीधे इस बार। कहता है व्हाट अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशंस जो होंगे, यानी कि E और H वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड बताना है मुझे। चलिए, या फिर द सनलाइट स्ट्राइक्स अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विद एनर्जी 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये और ये क्या है जी? ये है पॉइंटिंग वेक्टर। आपको पता लग जाना चाहिए तुरंत देखते ही। जो बच्चा भी हमारे ऐप पे है और फिजिक्स पढ़ रहा है उसे पता होगा कि यदि कहीं वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया तो मैं समझ लूंगा कि ये पॉइंटिंग वेक्टर है। इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट ही कर रहा है भाई, पर यूनिट टाइम। कहता है कैलकुलेट पीक वैल्यूज। अब इसमें पीक वैल्यू पूछ ली। पीक वैल्यू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो E और H होती है, लेकिन पीक वैल्यू E और H नहीं होती। पीक वैल्यू होती है E0 और H0, और वो E का अंडर रूट 2 गुना होती है, यानी कि E इंटू अंडर रूट 2 करना पड़ेगा जब E0 मिलेगा। H का मुझे H0 जब मिलेगा जब H इंटू अंडर रूट 2 करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन कहता है गिवन, दिया क्या है क्वेश्चन में? दिया है क्वेश्चन में, कहता है गिवन 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो गिवन S इजकल टू है मेरे पास 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू पर मिनट। भैया गड़बड़ है क्वेश्चन में, देख लो चाहे। वो कैसे जी? एक यूनिट तो दे रखी है, देखो इसने एनर्जी की यूनिट तो दे रखी है कैलोरी में। कहीं कैलोरी में नापते हैं हम एनर्जी को? नहीं नापी आज तक कैलोरी में हमने एनर्जी। एक यूनिट दे रखी है इसने मीटर, जहां मीटर होता था वहां सेंटीमीटर दे रखा है, जहां टाइम सेकंड में होता था मिनट में दे रखा है। तो पहले इन्हें एडजस्ट करो, सही करो। तो गिवन तो ये है, और कुछ नहीं गिवन। लो भैया, और कुछ नहीं गिवन। क्वेश्चन में E और H पूछा है, तो गिवन तो ये है, और E बराबर क्या है एंड H बराबर क्या है।
या फिर और E0 बराबर क्या है एंड H0 बराबर क्या है। ध्यान से समझ लेना, इस पर ही बेस प्रॉब्लम आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा बच्चों, बाकी प्रॉब्लम इसी पैटर्न पर आपको करनी है। एस दे दिया, एस में फंसा दिया उसने हमें, क्योंकि उसने एस जो दिया है वो उसने दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में दे रखा है भाई एस। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें पहले इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू 2 इंटू 4.2 जूल। मैं जानता हूं एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं भैया, ये मुझे पता है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2। आपको यदि ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, और ये 9th क्लास में बच्चों को बताया जाता है, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी यूनिट्स में। तो 4.2 मैंने कर लिया, एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर भैया, 1/100 मीटर। भाई 100 सेंटीमीटर का, बच्चों ध्यान से सुनना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या इसका उल्टा लिख लो, इधर इसको लिख लो, इधर इसको लिख लो, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या बिल्कुल ये सही था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये वाला ठीक ही था, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ये आ गया। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब 1/100, जैसे मैं 10 की पावर माइनस के 2 कह दूं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। एनर्जी कन्वर्सेशन सिखा दिया मैंने तुम्हें, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर का स्क्वायर इनटू 1 मिनट में कितने सेकंड, सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड। चलो जी कर लो कैलकुलेशन, एस बराबर कितना आएगा जरा देख लो। दूसरे क्वेश्चन में तो एस दे रखा है 1400 वाट, मुझे पता है 1400 आनी है इसकी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा 2 इंटू 2 4 8, 2 4 जा 8 भाई, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 और 4 अपॉन 60 को मैं कह लूंगा 60, और 10 की पावर इसे मैं कह लूंगा 4। अब इससे ये पावर 3 रह जाएगी यहां, तो मेरे और 6 से ये कटेगा, 14 6 जा 84 होता है, तो 1.4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहां से S बराबर आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर, या S बराबर आ गया मेरे पास 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। बच्चे ये आ गया मेरे पास, ये इस, यदि क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में देता है तो आपको कैलकुलेट करके लेके आना है बच्चे, यदि डायरेक्ट दे देता है तो आपके पास रखा ही है, तो ये कैलकुलेशन तुम अपने आप हमें कर लेनी है। तो एस मेरे पास आ गया, पॉइंटिंग वेक्टर। नाउ वी नो दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब इसका। चलिए, we know that the पॉइंटिंग वेक्टर की मूल डेफिनेशन पे जा रहा हूं अब। वी नो दैट द पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस एच इक्वल टू ई एच, और ई और एच के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो ई एच साइन 90 होता है 1, तो ई एच, और वो बराबर किसके आया है एस, एस बराबर आया 1400
वाट पर मीटर स्क्वायर, तो मैं से कह लूंगा 1400, मैं से कहता हूं 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। भाई वाट को मैं क्या कह सकता हूं, जूल पर सेकंड, और मीटर स्क्वायर नीचे है ही, तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट the characteristic impedance of free space, मैं जानता हूं फ्री स्पेस का कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जो है वो कितना होता है जी, वो होता है E/H इजकल टू 376.77 ओम। इक्वेशन नंबर 2, भैया मैंने वहां जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिस्कस की है तो मैंने वहां बताया है फ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन फ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस में कि E/H बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो E/H होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बताइए फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो E/H इक्वल टू 376.77 ओम। चलिए जी, अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक E/H एक E/H, इनसे मुझे E और H की वैल्यू ले लेनी है, तो मैं कैसे लूंगा बता सकता है कोई? गुणा कर दो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो E और यहां H ऊपर है यहां नीचे है, तो H से H कट जाएगा, तो यह आएगा EH इंटू E/H, H से कट गई H, तो E स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यह आएगा 1400 इंटू 376.77, और मैं जानता हूं इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम्ब का स्क्वायर, क्योंकि E का स्क्वायर है ये, तो E स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरे पास, अब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, यह आएगा मेरे पास 527,478 और न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका अंडर रूट ले दूंगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, E इक्वल टू इस क्वांटिटी का जब मैं अंडर रूट लूंगा तो आ जाएगा 726 पॉइंट, ये आएगा मेरे पास 78 और न्यूटन पर कूलम्ब। तो मेरे पास E मेरे हाथ लग गया भाई, मुझे पहले तो E ही चाहिए था, ठीक है, मुझे E चाहिए था, तो मेरे पास E तो आ गया भाई, अब मेरे पास H भी आ जाएगा, धीरे से आराम से आ जाएगा H भी, E आ गया मेरे पास, पुटिंग इसे 3 कह दो, E आ गया मेरे पास, पुटिंग कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, पुटिंग इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1 में रख रहा हूं भाई, 1 क्या है, E इंटू H 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, E की वैल्यू रख देता हूं डायरेक्ट, E की वैल्यू रख देता हूं डायरेक्ट, E की वैल्यू आई थी मेरे पास
726.78 क्या आएगा? 726.78 और H बराबर क्या आएगा मेरे पास? 1400। बस उधर वाली क्वांटिटी अभी नहीं लिखता मैं, तो H बराबर आएगा मेरे पास, H बराबर 1400 अपॉन 726.78 और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैं जानता हूं, या फिर टेस्ला भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन पर एम्पियर मीटर आएगा इसका यूनिट। चलो देख लो कितना आएगा। H बराबर आएगा मेरे पास, मैं से कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आएगा मेरे पास 1400। अरे भैया 1400 कर, 1400 भाग 726.78 1.9392 आ रहा है, 1.926 है, तो उसे 1.93 कर लेता हूं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मात्रक जरूर लिखना जी, वरना एक नंबर बिना मतलब का काट लेगा वो, ठीक है। नाउ द पीक वैल्यूज, नाउ द पीक वैल्यूज, नाउ द पीक वैल्यूज। पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, समेट दो बस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी होगी भैया? E0 इजकल टू E अंडर रूट 2, और ये होगी H0 इजकल टू H अंडर रूट 2, और ये आएगा मेरे पास, E था मेरे पास 726.78 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है बेटे 1.414, 14 होती है और एक स्थान पर दशमलव आएगा तो 1.414 होती है। तो जब मैं उसकी गुणा करूंगा इसमें तो सीधे सीधा आ जाएगी इसकी वैल्यू ये आएगी 1027। दिस इज इक्वल टू 1027.66 और न्यूटन पर कूलम्ब, ये है इसका आंसर। और H है मेरे पास 1.93 गुणा अंडर रूट 2। टू 2.729 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आंसर है जी इसका जी। बेटा ये आंसर है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब बच्चे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, वही क्वेश्चन उसी, बस क्वेश्चन में क्वांटिटी चेंज कर देगा। अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन 10 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है 10 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। यदि एनर्जी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है तो पॉइंटिंग वेक्टर होगा डेफिनेटली। कहता है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडिएशंस के जो मैग्नेट्यूड है वो बताइए कितने होंगे। कितने पेज है? एक ही पेज है, चलो एक पेज और ले लूंगा मैं, 2 पेज में हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एस नहीं निकालना पड़ेगा ज्यादा, एस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो मुझे एस दे रखा है पॉइंटिंग वेक्टर, क्या दे रखा है? पॉइंटिंग वेक्टर, और वो होता है एस। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
गिवन, क्या गिवन है जी? गिवन है मुझे S बराबर है मेरे पास 10 जूल। S बराबर है मेरे पास 10 जूल, ऊपर तो सही है भाई, पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे गड़बड़ है, तो S को एडजस्ट करो पहले। S बराबर 10 जूल अपॉन, मिनट को बना लो सेकंड, 60 सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाओ, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर का स्क्वायर मैंने बना रखा है पहले, ठीक है। मेरे पास S बराबर आएगा, जूल को बाद में लिख लेंगे हम इस यूनिट को, 10 अपॉन जाएगा मेरे पास 10 अपॉन ये 66, एक जीरो तो ये ले लो, और 10 की पावर माइनस के या 60 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 कह लो, ये हो जाएगा जूल, और ये हो जाएगा पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो S बराबर आएगा 10 की पावर 4 अपॉन 6 जूल पर मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस तरीके से ये आएगा, ये बन जाएगी क्वांटिटी। देखो ये क्वांटिटी है, S बराबर 0 से 0 कट गई, तो 1/6 हो गया, और 10 की पावर 4 ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 4/6 हो गया, तो S बराबर जितना भी आएगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं उसको। ये आएगा 1.1666। अच्छा जी, ये आएगा मेरे पास 1.66 और 0.6 आ रहा है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। देखो जरा एक बार और कैलकुलेशन करके, 10 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर ये तो 4 हो गई, यहाँ 10 की पावर माइनस के तो 4 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 10 सेकेंड, 60 से ये कट गया, 10 की पावर माइनस के 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4, 1 2 3, 10 की पावर 4 है ना, तो ये दशमलव ये आएगा यहाँ 1.66.6 आएगा, ये आ रहा है S। जरा कैलकुलेट कर लेना आप लोग भी कैलकुलेटर से, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो यही आएगा पक्का। चलो S निकल गया मेरा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं जानता हूं, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, सारे क्वेश्चनों का तरीका एक ही है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, वी नो दैट, हम जानते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ एन EM वेव इन फ्री स्पेस। इस बार मैंने दूसरे तरीके ले ली दिया, देखो लैंग्वेज बदल दी थोड़ी सी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं वो E/H इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
E अपॉन H इक्वल टू होता है 376.77 और ओम में आती है वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में S आ गया, इक्वेशन 2 में वो आ गया। तो मैं जानता हूं वी नो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना जरा, यह है S बराबर EH बराबर 1666.6 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसे 3 कह दो। वहां तो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया था, यहां मैंने डायरेक्ट ना लिखा बच्चों, यहां मैंने पहले ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वाला फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके बाद लिख लिया है। एस बराबर ये था, और एस बराबर होता है ई क्रॉस एच साइन थीटा, और थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ई इधर जा रहा है तो एच इधर जाएगा, उसका मतलब ई और एच के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो ई एच साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो एस बराबर ई एच, और ई एच की वैल्यू ये रही, एस की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ई एच की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 और 3 को, जैसे पहले किया था, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर बनेगा, चूंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको समझा जा रहा हूं, तो मेरे पास हो जाएगा E इंटू एच इक्वल टू 166.6, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो E अपॉन एच और E इंटू एच, तो एच से एच कट जाएगा, तो E स्क्वायर बराबर आएगा, मेरे पास आएगा E स्क्वायर बराबर, और मैं डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा, E स्क्वायर बराबर, मेरे पास कैलकुलेटर भी है, E स्क्वायर बराबर, अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लेता हूं, कितना आएगा मेरे पास 627951, 627951.25 न्यूटन पर कूलाम का स्क्वायर, तो E बराबर कितना आया जी, अब इसका अंडर रूट कर देता हूं मैं, 1 मिनट में अंडर रूट खींच दूंगा इसका, यह आएगा मेरे पास 792.43, यानी कि 792.43 और न्यूटन पर कूलाम। ये आ गए मेरे पास इक्वेशन नंबर कितनी है जी, 3 तक आ गए थे, 4 है। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों, ये रही 1, अरे कहां चला गया, हाँ नहीं ये है, या ये रही 1 ही है, या इसे भी कर सकता हूं मैं, इसमें भी कर सकता हूं, तो ये है इक्वेशन 3 में कर लो पुट, इक्वेशन 3, तो मेरे पास आएगा 792.43 बराबर कितना था 166.6, ये था 1666.6, H बराबर आएगा मेरे पास 1666.6 अपॉन 792.43 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कितना था, ठीक है चलिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो H की वैल्यू आ गई मेरे पास, देन H इज इक्वल टू, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, H इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 2.1 न्यूटन पर
एम्पियर मीटर। तो ई भी निकल गया मेरे पास, और मेरे पास ये रहा ई निकल गया था, और एच भी निकल गया, ई और एच निकल गए। अब मैं चाहूं तो पीक वैल्यूज निकाल सकता हूं इसकी, तो अब मैं चाहूं तो पीक वैल्यूज निकाल सकता हूं। द पीक वैल्यूज ऑफ ई एंड एच। पीक वैल्यू ऑफ ई एंड एच कितनी होगी भैया? E0 बराबर होगी E√2, ई कितना है 792.43 इंटू 1.414 न्यूटन पर कूलम्ब। ई नोट आ गया हमारे पास, तो ई नोट बराबर आ जाएगा मेरे पास, ई नोट बराबर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ई नोट मेरे पास आ गया 1120.67, 1120.67 न्यूटन पर कूलम्ब। एक वैल्यू तो ये आ गई। एंड H0 बराबर होता है H√2, दिस इज इक्वल टू H की वैल्यू है 2.1 इंटू 1.414 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आएगा वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू आएगा 2.97 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, H0, ये आ गई वैल्यू। तो आपको यहां तक क्वेश्चन को लाना है, मतलब एवरेज वैल्यू वो पूछे आपसे ना पूछे, आप उसे कर ही दो एवरेज वैल्यू को, ठीक है, और कैलकुलेटर आपके पास में होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट मेरे पास है, कहता है इफ द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो, अरे दादा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इफ द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अब मैं लेक्चर को थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्पैक्ट करूंगा, ठीक है। कहता है इफ द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ रिसीव्स द सोलर एनर्जी 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी सोलर एनर्जी रिसीव करता है अपर एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ये है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। भाई अब तो पहचानने लगे होंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, तो पॉइंटिंग वेक्टर होता है। कहता है व्हाट विल बी द पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट द लेयर, पीक वैल्यू बताइए। तो इसको मैं बहुत जल्दी से सोल्व करता हूं। तो मेरे पास है, कहता है सॉल्यूशन, अब देखो एक पेज मिला है मुझे, दो, एक ही मिला है पेज पर दो में हो गए, तो सॉल्यूशन। अब मैंने उन प्रॉब्लम को आपको समझा दिया, अब इनको मैं धीरे धीरे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। तो कहता है मुझे क्या दिया है, एस बराबर है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर, और मैं जानता हूं एस बराबर क्या होता है E इंटू एच, तो 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर दे दिया मुझे, ठीक है। पहली इक्वेशन कह दो इसे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो, हम जानते हैं, वी नो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस को मैं जानता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में ईएम वेव के कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस को मैं जानता हूं, वो होता है E बाई एच इक्वल टू 376 पॉइंट। देखो कितनी आसानी से, बहुत ये प्रॉब्लम बहुत तेज होती है, वो तो मैं आपको समझा रहा था बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, इसीलिए 370 सॉरी ये है 376.77 ओम,
इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2 की, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आएगा ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास। अब मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ई स्क्वायर आ गया मेरे पास 512407 पॉइंट, यह आएगा मेरे पास 2 न्यूटन पर कूलम्ब का स्क्वायर। और ई बराबर कितना आ गया जी? ई बराबर आएगा, इसका अंडर रूट ले दो तो मेरे पास आएगी ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आ गई मेरे पास भाइयों, ई बराबर इसका अंडर रूट ले दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 715.83, 715.83 और न्यूटन पर कूलम्ब, ये आ गई ई की वैल्यू। चलो जी, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो 1 में वैल्यू रख रहा हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 715.83 इंटू एच बराबर आएगा 1360 तो मेरे पास एच बराबर आएगा 1360 अपॉन 715.83। एच बराबर आ गया मेरे पास, यहां से आ जाएगा एच बराबर, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूं, एक ही लाइन में कर देता हूं इसका संकट दूर। एच बराबर आएगा मेरे पास 1360 अपॉन 715.83, ये मेरे पास हो जाएगा, इसका जरा कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, 1.89 इक्वल टू 1.89 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एच बराबर आ गया मेरे पास 1.89 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से इतना ही करना है बस, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, इतना टाइम लगता है बस 2-4-5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। द पीक वैल्यू ऑफ ई एंड एच, द पीक वैल्यूज ऑफ ई एंड एच। अब इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा, देखो बच्चों, द पीक वैल्यूज ऑफ ई एंड एच आर, अब E0 बराबर E अंडर रूट 2 और H0 बराबर H अंडर रूट 2। E है मेरे पास 715.83 इंटू अंडर रूट 2 और ये है 1.89 इंटू अंडर रूट 2। जरा करो कैलकुलेशन, ई आएगा मेरे पास, E0 आ गया मेरे पास 1012.34, 1012.34 न्यूटन पर कूलम्ब, और H आएगा मेरे पास 2.67 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहां तक की प्रॉब्लम है, देखो एक ही पेज पे आ गई इस बार, तो मैंने समेट दी, इस तरीके से आप इसको समेटिएगा प्लीज। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे कहीं प्रॉब्लम करनी है मुझे। चलिए नेक्स्ट, कहता है अज्यूमिंग दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम ए 100 वाट लैंप। भैया बल्ब कितने का है? 100 वाट का, तो इसका मतलब पावर दी है केवल और केवल, पॉइंटिंग वेक्टर नहीं है, पावर है बस। इज रेटेड यूनिफॉर्मली, चारों तरफ एक 100 वाट का बल्ब जला है और चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि सीधे सीधे ई और एच पूछा है।
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यूज बताइए एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैंप। लैंप से 2 मीटर की दूरी पर एवरेज वैल्यू बताओ किसकी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो सॉल्यूशन बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। हमें क्या दिया है, गिवन P बराबर 100 वाट, P बराबर 100 वाट और डिस्टेंस R दे दी, R बराबर 2 मीटर। भाई ऐसे बल्ब जल रहा है, ऐसे ऐसे बल्ब जल रहा है, तो रेडिएशन ऐसे फेंक रहा है चारों तरफ को। और ये डिस्टेंस दे रखी है, दिस इज 2 मीटर। तो यहां चाहिए उसको, इस सरफेस पर ये 2 मीटर दिया है, ये बल्ब है मेरा, ठीक है। तो बल्ब से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कह रहा है, बताओ पॉइंटिंग वेक्टर वो ई और एच। तो आर दे दिया, तो एस निकाल लो। तो एस बराबर होगा पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो एस इजकल टू हो जाएगा मेरे पास 100 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एस बराबर आएगी मेरे पास वैल्यू, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ये वैल्यू आएगी 1.99 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एस निकल गया मेरा। अब मैं जानता हूं एस बराबर क्या होता है, वी नो एस इजकल टू ई इंटू एच। वी नो, ये जरूर लिख देना, एस इजकल टू ई इंटू एच। तो 1.99 और जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, इसे कह दो 1। अब मैं दूसरी चीज भी जानता हूं, वो क्या होती है, वी नो द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। वी नो, क्या हो गया भैया इसमें, वी नो द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ ईएम वेव, ऐसा लिख लो, ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। वो होता है एस, ओ सॉरी, वो होता है ई अपॉन एच बराबर 376.77 ओम, इसे कह दो 2। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई मेरे पास, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो ई स्क्वायर डायरेक्ट निकल जाएगा। ई स्क्वायर बराबर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ई स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरे पास 749.77, 749.77 और न्यूटन पर कूलाम का स्क्वायर। तो ई बराबर आ जाएगा, जरा इसका अंडर रूट खींच दो, ये जाएगा मेरे पास 27.28 न्यूटन पर कूलाम।
इस बार तो ई और एच ही निकालने हैं बस। देखिए क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब है ई और एच ही निकालने हैं बस, ई जीरो एच जीरो नहीं निकालने, वो है पीक वैल्यू। एच जीरो और ई जीरो यदि कहे तो वो पीक वैल्यू कहेगा आपको, तो पीक वैल्यू होती है ई जीरो एच जीरो, एवरेज वैल्यू होती है ई और एच। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन, इक्वेशन 3 को जरा कहां पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, इन 1। तो मेरे पास आ जाएगी 27.28, एच बराबर 1.99 और एच बराबर आएगा मेरे पास, जरा से मैं कैलकुलेट करता हूं, 0.0368 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आ गया जी मेरे पास। तो थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूं, 1.99, 0.36 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये यहां तक आई प्रॉब्लम, और इतनी ही प्रॉब्लम थी। ये आ गया मेरे पास। आपका 6 से बना सकता है, 6 से 6 8 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कहता है ए 500 वोल्ट लैंप रेडिएट्स पावर यूनिफॉर्मली। 500 वोल्ट, ये था मेरे पास एवरेज वैल्यू वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसकी एक बार चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, ए 500 वोल्ट लैंप रेडिएट्स पावर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। कहता है कि ये जो है इतने वाट की जो पावर है, तो सीधे सीधे उसने बता दिया बेचारे ने इस बार तो कि पावर है भैया, ये पावर रेडिएट्स यूनिफॉर्मली होती है सभी डायरेक्शंस में। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज एट 1 मीटर डिस्टेंस। 1 मीटर की डिस्टेंस पर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले पॉइंटिंग वेक्टर निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन एक ही पेज पे कर देता हूं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन मैं जानता हूं S बराबर है P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे पास है S बराबर हो जाएगा 500 वाट अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर। तो मेरे पास S इक्वल टू आएगा 500 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो मैं से कह सकता हूं S बराबर होता है E इंटू एच। तो S बराबर E इंटू एच बराबर 500 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। चलिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं क्या करूंगा, लेकिन 4 पाई की वैल्यू तो आपने रखी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी इसे। तो यहाँ 4 पाई की वैल्यू भी तो रखिए। तो 4 पाई की वैल्यू मैं रखूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 इंटू 3.14 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर। तो S बराबर आएगा मेरे पास, अब मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन में रख दी थी ना, हाँ रख दी थी मैंने वैल्यू। अब मेरे पास आएगा इसका आंसर
500 अपॉन 4 इंटू 3.14 हो जाएगा मेरे पास 3980 एस बराबर आ गया मेरे पास 39.80 जूल पर मीटर स्क्वायर और एस बराबर होता है E इंटू एच बराबर 39.80 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, चलिए अब मैं जानता हूं वी नो, देखो ये चीज तो हर जगह लिखनी पड़ेगी, वी नो द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, और आपको रट गई होगी, वी नो द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तभी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस, ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जो होगा ईएम वेव का फ्री स्पेस में कितना होगा जी, होगा E बाई एच इजकल टू 376.77 ओम। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए तो मेरे पास ई स्क्वायर आएगा। भाई 1 को 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ई एच और ई अपॉन एच, तो एच से एच कट जाएगा और ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर बराबर, मैं से कैलकुलेट कर लेता हूं फटाफट, ई स्क्वायर बराबर आएगा मेरे पास, ये आएगा 14,995.44 और न्यूटन पर कूलाम्ब का स्क्वायर। क्या कहा इसने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज कहा इसने। तो सर सीधे सीधे आप सीधे सीधे ई और एच ही निकाल देना बस, तो ई बराबर आ जाएगा मेरे पास, अब मैं इसका अंडर रूट खींच देता हूं, इसका अंडर रूट आएगा 112.45 न्यूटन पर कूलाम्ब, ये आ गया मेरे पास ई। ये है जी इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, कोई से में भी रख सकते हैं आप इक्वेशन में, आप इस इक्वेशन में रख लो या इसमें रख लो, मैं हमेशा 1 में रखता हूं। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को जरा इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो आप, जरा रख लो। तो ये कहता है कि 122.45 इंटू एच बराबर होगा 39.80, तो एच बराबर होगा 39.80 अपॉन ई की वैल्यू है 122.45, थोड़ा सा सही कर दूंगा इसको, 122.45 और ये आएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो मेरे पास H बराबर आ जाएगा, H बराबर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं इसकी, H बराबर आ जाएगा 0.325, 0.325 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जब कैलकुलेटर खुला हुआ होता है तो बड़ी तेजी से कैलकुलेशन हो जाती है, और जब बंद कर किया हुआ होता है तो फिर खोल के उसे दोबारा करना बड़ा मुश्किल सा होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 4, बस यहीं तक आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए वेरी इजीली ये प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट, अब है हमारे पास, कहता है द परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम म्यू आर एप्सिलॉन आर सिग्मा दी हुई है, सिग्मा इज इक्वल टू है 5 मोह पर मीटर। देखो कंडक्टिविटी इस बार इसने मोह पर मीटर में दे दी, साइमन में नहीं दी, समझ रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं, एमकेएसए में है। कहता है फाइंड द स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ निकलवानी है भैया,
स्किन डेप्थ होती है डेल्टा। फाइंड द स्किन डेप्थ इफ द वेव एंटर इन एल्यूमिनियम विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 71.56 मेगाहर्ट्ज। इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एल्यूमिनियम में जाती है, तो स्किन डेप्थ बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम कहते हैं गिवन दैट, सॉल्यूशन, जरा मैं इसे सही से लिख लूं, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो जरा। गिवन है मुझे म्यू आर, गिवन है मुझे एप्सिलॉन आर, और गिवन है मुझे सिग्मा बराबर 5 मोह पर मीटर। चलो, और गिवन है मुझे फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 71.56 मेगाहर्ट्ज, या मैं से कह सकता हूं 71.56। एक मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 10 की पावर 6, तो गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ये मुझे उसने दे रखा है, तो मैं कहता हूं वी नो दैट वी नो दैट, मैं जानता हूं, ये क्या जानता हूं मैं, कि जो मेरे पास स्किन डेप्थ है, वी नो दैट द स्किन डेप्थ वो होगी डेल्टा बराबर अंडर रूट 2, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, डी डेल्टा बराबर अंडर रूट 2 कितनी होगी, म्यू अंडर रूट 2 म्यू सिग्मा ओमेगा, या ओमेगा सिग्मा, तो सिग्मा और ओमेगा, ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला है। और ये 1 अपॉन, हाँ ये 1 अपॉन क्या आता है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, है ना। चलिए, तो सिग्मा बराबर अंडर रूट 2 अपॉन, पहले म्यू को लिख लो मैं म्यू आर म्यू नोट, फिर इसको सिग्मा और इसको लिख लूं 2 पाई एफ, 2 से कट गई 2, तो बस अब डेल्टा की वैल्यू लिख दो। अब डेल्टा बराबर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट, अब तो सीधे वैल्यू रखनी है बस, मेरे पास डेल्टा आ जाएगा, सीधे मीटर में आएगा डेल्टा कैलकुलेट होगा, जाएगा 1 अपॉन, थोड़ी लेंदी सी वैल्यू है, म्यू आर की वैल्यू है 1, म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 5 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू, और एफ की वैल्यू है 71.56 इंटू 10 की पावर 6, डेल्टा इजकल टू, अब इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप चाहें तो यहाँ वैल्यू को लिखते हुए चले जा सकते हैं, मतलब इनकी यूनिट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सीधे डायरेक्ट यूनिट लिख दूंगा, वो मीटर में आएगी, तो आएगी 1.005 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 मीटर स्किन डेप्थ। बस स्किन डेप्थ का क्वेश्चन इतना इजी होता है भाई। स्किन डेप्थ के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही कैलकुलेशन करनी है, हर बार यही करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए स्किन डेप्थ वाला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन फॉर सिल्वर, इस बार कहता है सिल्वर के लिए, फॉर सिल्वर म्यू इक्वल टू म्यू नोट एंड सिग्मा इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 7 मोह पर मीटर, कैलकुलेट द स्किन डेप्थ एट 10 की पावर 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस बार 10 की पावर 8 हर्ट्ज दे दी, कहता है गिवन म्यू नोट बराबर, ये दे दिया, देखो म्यू नोट की वैल्यू दे दी इस बार, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एग्जाम में देगा वहां पेपर में,
तो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो। गिवन है मेरे पास म्यू बराबर है म्यू नोट एंड सिग्मा बराबर है 3 × 10⁻⁷ मोह पर मीटर। चलो जी, और एफ भी दे रखा है फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू है 10⁸ हर्ट्ज। तो वी नो हम जानते हैं द स्किन डेप्थ, हम तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला जानते हैं जी। वी नो दैट द स्किन डेप्थ क्या होगी, डेल्टा बराबर √2 म्यू सिग्मा ओमेगा। तो मैं से कह सकता हूं डेल्टा इक्वल टू √2 म्यू सिग्मा इंटू 2πf। 2 से कट गई 2 जैसे पहले किया था, तो डेल्टा बराबर आ गया 1/√μ सिग्मा πf। ले जाओ जी उधर और कर दो कैलकुलेशन। डेल्टा बराबर आएगा मेरे पास 1/, बड़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ती है इसमें, √μ की वैल्यू है म्यू नोट और वो है 4π गुणा 10⁻⁻7 गुणा सिग्मा की वैल्यू है मेरे पास 3 × 10⁻7 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 और इसकी वैल्यू है 10⁸ 10⁻7 से 10⁻⁻7 यही काट दो डायरेक्ट, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 लिख देना। चलो, तो डेल्टा बराबर 1/, कुछ कैलकुलेशन तो इजी हो ही गई, 1/, ऐसे ही कैलकुलेशन को हम इजी कर लेते हैं, 1/√4 × 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3, बल्कि सिस्टम से ही लिख लेता हूं भैया, 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁸ 1/, थोड़ा 1 को नीचे ले आओ। तो डेल्टा इज इक्वल टू, एक ही लाइन में आंसर कर देते हैं इसका, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो आएगा मेरे पास 9.18 गुणा 10⁻⁻6 मीटर आ गया जी इसका आंसर। दस की पावर 4 निकल जाएगी यहां से बाहर और वो ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻4 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हम इससे इसका अंडर रूट से 1 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻2 वहां से आएगी, तो 10⁻⁻6 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द स्किन डेप्थ एट फ्रीक्वेंसी 71.6 मेगाहर्ट्ज इन एल्यूमिनियम। कहता है कि स्किन डेप्थ बताइए इस फ्रीक्वेंसी पर एल्यूमिनियम में, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी है, ये दे दी उसने फ्रीक्वेंसी एफ। कहता है एंड द रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए रिलेटेड पैरामीटर्स भी रखे हैं, ये इतना है सिग्मा इतना है, साइमन पर मीटर, फुल स्टॉप। चलिए, तो सॉल्यूशन वही तरीका है करने का। सॉल्यूशन अब मैं कहता हूं, सॉल्यूशन में कहता हूं मैं सीधे सीधे लिख देता हूं इस बार, फॉर स्किन डेप्थ या वी नो दैट स्किन डेप्थ, क्योंकि दे रखे हैं जो क्वांटिटी वो सीधे लिख देता हूं, वी नो द स्किन डेप्थ, मैं जानता हूं कि जो स्किन डेप्थ है वो कितनी है साहब, वी नो दैट द स्किन डेप्थ, और स्किन डेप्थ है डेल्टा इज इक्वल टू √2 सिग्मा, पहले म्यू को लिख लेता हूं, अच्छा रहता है,
म्यू सिग्मा ओमेगा, मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ उसे, या डेल्टा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट म्यू सिग्मा पाई एफ, ठीक है, वैल्यू रख दो। डेल्टा इज इक्वल टू, जल्दी रख लेंगे वैल्यू, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका तो एक या दो ही लाइन में आंसर आया रखा है। मेरे पास आएगा डेल्टा बराबर 1 फिर से वही लंबी लाइन जरूर खींचनी पड़ती है इसमें, अंडर रूट म्यू की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, सिग्मा की वैल्यू है इसमें 3.58 इंटू 10 की पावर 7 साइमन, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 काट दो, पाई की वैल्यू है 3.14 और फ्रीक्वेंसी है इसमें 71.6 गुणा 10 की पावर 8। ये मेगा हर्ट्ज में है तो इसे f बराबर कह लेना 71.6 और गुणा 10 की पावर है हर्ट्ज, सॉरी 10 की पावर 6, यह आएगा मेरे पास इंटू, हाँ चलिए यहाँ तो सही करो। अब मेरे पास आ जाएगा डेल्टा बराबर, यह आएगा 1 अंडर रूट, बस अब तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, 3.14 गुणा 3.58 गुणा 3.14 गुणा 71.6 गुणा 10 की पावर। चलो जी, डेल्टा बराबर, अभी जरा से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं 1 मिनट में, आधा मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा, तो डेल्टा का पता लग जाएगा कितना है डेल्टा। इसके डेप्थ आएगी इतनी, ये आएगा मेरे पास 9.95 इंटू 10 की पावर -6, 9.95 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, इस तरीके की वेरी इजी प्रॉब्लम आती है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर ले लीजिए। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।